हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर चेक कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा एंड उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ जो है इजीली डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first question here is, which Taiwanese badminton star and Olympic silver medalist recently announced her retirement from the professional badminton? तो इनमें से कौन से ताइवान की बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था? तो इनका नाम है ताई जू यिंग। क्या नाम है? ताई जू यिंग। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब ताई जू यिंग की बात करें तो इन्होंने टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक गेम था इसमें सिल्वर मेडल जीता था। देन एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 जकार्ता एशियन गेम्स जो थे। देन सिल्वर मेडल इन 2021 स्पेन में जो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। एंड 2022 में जापान में जो आपकी चैंपियनशिप हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। इसके अलावा ये विनर रही थी ऑल इंग्लैंड ओपन में 3 बार, 17, 18 और 2020 में। एशियन चैंपियनशिप इन्होंने तीन टाइम जीती है, 2017, 18 और 2023 में। ऐसे ही BWF वर्ल्ड टूर 17 टाइटल इन्होंने जीते हैं यहाँ पे एंड 12 टाइम्स रनर अप ये रही हैं। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2017 का ताइपी यूनिवर्सिएड में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है। रिसेंटली FAO ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, सोफा रिपोर्ट 2025, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब इस रिपोर्ट में बेसिकली एग्जामिन किया गया है कि जो ह्यूमन इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन होता है इसका क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉप यील्ड में, ग्लोबल वल्नरेबिलिटी एंड जो इससे इम्पैक्ट हुआ है उससे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है लॉसेस टू द पॉवर्टी, हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन द्वारा लैंड डिग्रेडेशन किया जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी मेथोलॉजी यूज की गई है? इट यूजेस डेप्थ बेस्ड अप्रोच विच इज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल इरोजन, सॉइल वाटर अगेंस्ट कंडीशन दैट वुड एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है इस टेक्निक को यूज करके। ठीक है, इस मेथोलॉजी को यूज करके। नाउ इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है नियरली 1.7 बिलियन पीपल लिव इन एरियाज where crop yields are declining due to human induced land degradation, posing a growing threat to agricultural productivity, food security and natural ecosystem। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है नियरली 1.7 बिलियन पीपल ऐसे हैं, ऐसे एरियाज में वो रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्रॉप यील्ड कम होती जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एक थ्रेट बनता जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और नेचुरल इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का हुआ है ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया में। और इंडिया भी एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे हाईएस्ट ह्यूमन इंड्यूस क्रॉप यील्ड लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही नोट करना है ओवर 130 कंट्रीज हैव कमिटेड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अंडर द UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे 130 कंट्रीज ने कमिटमेंट किया है कि अचीव करेंगे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अंडर UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। राइट, इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है एग्रीकल्चर रिमेन प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन विच इज अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ फॉरेस्ट लॉस। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है रिपोर्ट में? The report suggested that reversing just 10% of human-induced degradation on existing cropland through sustainable land management could help in restoring enough production to feed an additional 154 million people annually। तो अगर हम ह्यूमन इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन जो है 10% रिवर्स कर दें या 10% कम कर दें, ठीक है, थ्रू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, तो हम जो है रीस्टोर कर पाएंगे इनफ प्रोडक्शन कि हम फीड कर पाए एडिशनल 154 मिलियन पीपल को एनुअली। एंड अगर हम रीस्टोर करते हैं अबंडेंट क्रॉपलैंड को, इट कुड फीड 292 टू 476 मिलियन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल क्रॉपलैंड इंक्रीज हुआ है बाय 78 मिलियन हेक्टेयर्स व्हाइल परमानेंट मीडियोस
एंड पास्चर्स डिक्रीज बाय 151 मिलियन हेक्टेयर्स, जिसकी वजह से नेट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है एग्रीकल्चर लैंड में बाय 2%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है स्टिमुलेटेड यील्ड लॉसेस फ्रॉम अ 1% इंक्रीज इन एक्यूमुलेटेड लैंड डिग्रेडेशन, और ये सबसे ज्यादा आपका कॉज हुआ है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में। हाईएस्ट लॉस देखने को मिला है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन टन्स पर ईयर, फॉलोड बाय लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, हायर इनकम कंट्रीज एंड लोअर इनकम कंट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन अराउंड 3.6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ क्रॉप्स वर एबंडेड एनुअली। ठीक है, next is most severe overlaps found in southern Asia and sub-Sahara Africa, and here 47 million children under the age of 5 with stunning lives in a region where yield losses are driven by land degradation। तो ये सारी चीजें ये सारे इम्पैक्ट हमें इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है ऑफ द वर्ल्ड्स 570 मिलियन फार्म्स, 85% जो हैं ये स्मॉलर देन 85% जो हैं दे आर स्मॉलर देन 2 हेक्टेयर्स, yet cultivate only 9% of a farmland, whereas 0.1% of farms जो हैं they are over 1000 hectare, mainly ये आपके अफ्रीका और एशिया में है, which controls 50% of the agricultural land। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 500 million smallholders face constraint like limited access to land, credit and inputs technology and markets, but still they contribute 16% of global dietary energy, 12% of global protein supply, 9% of fats from the crop। okay, नाउ बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके डीजी हैं ग्यूडोंग, हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है और 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब रिपोर्ट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द FAO SOFA 2025 report, reversing just 10% of human induced degradation on existing cropland can help feed how many additional people annually। तो रिसेंटली FAO की जो रिपोर्ट थी सोफा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 10% रिवर्स कर दे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को, तो इससे हम जो है एडिशनल 154 मिलियन पीपल को एनुअली फीड करा पाएंगे। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट आपका हुआ था दोहा कतार में, एंड इट वाज द सेकेंड एडिशन, जो कतार नेशनल कन्वेंशन में आपका हुआ था। 3 दिन का समिट था एंड इट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आमिर ऑफ कतार, द आमिर शेख तमीम बिन हमद अल तनाही। ठीक है, और यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने। इन्होंने हाईलाइट किया था इंडिया की जो सोशल प्रोग्रेस है आपकी, दैट इज 170% मिलियन जॉब्स क्रिएट की गई हैं इंडिया में 2016 से 2024 के बीच में। विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमारा डबल हुआ है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमारा कम हुआ है 6% से 3.2% ये आपका हो गया है 2023-24 में। इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन एक्सपेंशन जो है वो भी हमारा बड़ा है, पहले 19% था 2015 में, अब 2025 में 64.3% ये देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। इसके अलावा ऑन द साइडलाइन ऑफ द समिट इंडिया टुक पार्ट इन अ स्पेशल इवेंट जो नीति आयोग द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड इट्स थीम वाज पाथवेज आउट ऑफ पॉवर्टी, इंडियाज एक्सपीरियंस इन एम्पावरिंग द लास्ट माइल। ठीक है, अब जो इवेंट था इसमें हाईलाइट किया गया था इंडिया के इनिशिएटिव एंड सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज को फॉर रिड्यूसिंग दी पॉवर्टी एंड अपलिफ्ट वनरेबल कम्युनिटीज। ठीक है, इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स भी देखने को मिले थे, जैसे ब्राजील, मालदीव्स एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के आपके जो डेलीगेशन को जो लीड कर रहे थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आपके थे। ठीक है, फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया था एक इवेंट नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का, विच इज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन पार्टिसिपेशन विद द इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल। ठीक है, इसके साथ ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स की थी कतार के मिनिस्टर्स के साथ, रोमानिया, मॉरिशस एंड यूरोपियन यूनियंस के मिनिस्टर्स के साथ, एज वेल एज विद द डीजी ऑफ ILO एंड सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसके साथ ही जो समिट थी इट वाज एंडेड विद द सक्सेसफुल अडॉप्शन ऑफ दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, और इस डिक्लेरेशन में कमिटमेंट्स क्या थी, हम जो बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उनकी कमिटमेंट्स थी फॉर इरेडिकेटिंग poverty, create decent work opportunities, combating discrimination,
expanding access to social security and protecting human rights. ठीक है, these are the part of declaration commitments. ठीक है, कतार की बात कर रहे हैं तो इसके पीएम हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, कैपिटल इसकी दोहा है और करेंसी इसकी रियाल है, कतारी रियाल. Now next up question है, recently in November PM Narendra Modi has inaugurated the year-long national commemoration of 150th anniversary of Vande Mataram, National Song of India at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi, Delhi. The national song Vande Mataram was authored by which of the following? तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको आपका लिखा गया है. ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली बात हो रही है 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है इसकी, और यहाँ पे ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन हमारा जो है स्टार्ट किया गया है पीएम मोदी द्वारा. ठीक है, अब जो सेलिब्रेशन है ये अब आपका चलेगा 7 नवंबर 2026 तक. ठीक है, वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया था ऑन 7 नवंबर 1875 एंड ओरिजिनली कंपोज किया गया था संस्कृताइज्ड बंगाली में इसको कंपोज किया गया था. इसके अलावा पहली बार इसे बांगा दर्शन में आपका जो है पब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ नॉवल आनंदा मठ and was later as a standalone book in 1882. ठीक है, पब्लिकली इसको पहली बार गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में 1896 में बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी. ठीक है, एंड ऑन 20th जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने वंदे मातरम को डिक्लेयर किया था नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. ठीक है, 1950 में ये आपका डिक्लेयर किया गया था. ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने यहाँ पे 150 रुपीस का कॉमरेटिव स्टैम्प, 150 रुपीस का कॉइन एंड लॉन्च किया था डेडिकेटेड पोर्टल फॉर मार्किंग 150th एनिवर्सरी ऑफ अ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. ठीक है, अब बात करें स्टैम्प की तो इसमें पोर्ट्रेट जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का वो फीचर किया गया है, स्टाइलाइज्ड स्क्रिप्ट्स ऑफ द वर्ड्स वंदे मातरम इन बंगाली एंड देवनागरी लिपि. ठीक है, कॉइन की बात करें तो 150 रुपीस का कॉइन है एंड निकल ब्रास अलॉय से बना हुआ है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम का है एंड डायमीटर इसका 44 mm का है. ठीक है, एक साइड में जो ऑब्जर्व साइड है इसमें लायन कैपिटल ऑफ अशोका विद सत्यमेव जयते लिखा हुआ है. ठीक है, रिवर्स साइड में वंदे मातरम 150 इयर्स 1875 till 2025 यहाँ पे मेंशन किया गया है अलॉन्ग विद द डिपिक्शन ऑफ भारत माता होल्डिंग द इंडियन ट्राइकलर. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रूक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड which is a lifetime achievement award during the Dayton लिटरेरी पीस प्राइज 2025 सेरेमनी. तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग दी डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2025 सेरेमनी जो आपके यूएसए में हुई थी? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सलमान रुशीद जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था. एंड डेटन लिटरेरी पीस प्राइज जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2006 में ये शुरुआत की गई थी एंड 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है. एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी हो गया आपका, दूसरा है फिक्शन और तीसरा है नॉन फिक्शन. और विनर्स की बात करें तो फिक्शन वाली कैटेगरी में खावे अकबर ये आपके विनर रहे हैं 2025 के एंड नॉन फिक्शन में सुनील अमृत जो हैं ये विनर थे. ठीक है, और यहाँ पे जो कैश प्राइज दिया जाता है आपका एज अ प्राइज मनी वो $10,000 का होता है और सारे जो आपके यहाँ पे विनर रहते हैं उनको $10,000 ईच का प्राइस दिया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया है ड्राफ्ट सर्कुलर विच इज आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शन 2025. और इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं वो फाइनेंस कर सकते हैं अप टू 70% ऑफ द एक्विजिशन वैल्यू फॉर कॉर्पोरेटिव एक्विजिशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो अप टू 70% तक का ही फाइनेंस यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, 70% ऑफ एक्विजिशन वैल्यू, राइट. रिमेनिंग 30% जो है इट मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एक्वायरिंग कंपनी. तो ये चीज याद रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो बैंक है, अब बैंक्स टोटल एक्विजिशन फाइनेंस कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स
टीयर 1 कैपिटल। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई है इस ड्राफ्ट में, ठीक है। अब एलिजिबल बोरोवर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, जो कंपनी है, जो एक्वायरिंग कंपनी आपकी होगी, इट मस्ट बी लिस्टेड एंड हैव अ एडिक्वेट नेटवर्थ, और यहाँ पे साथ में ही क्या होना चाहिए कि जो ये प्रॉफिट मेकिंग जो है इसका, वो लास्ट 3 इयर्स में होना चाहिए, ठीक है। 3 चीजें क्या हो गई, इट मस्ट बी लिस्टेड, हैव अ एडिक्वेट नेटवर्थ एंड बी प्रॉफिट मेकिंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, जो एनबीएफसीज हैं, जो एआईएफ्स हैं आपके, ये यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, दे कैन नॉट बोरो फॉर एक्विजिशन फाइनेंसिंग, ठीक है। इम्प्लीमेशन डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 1 अप्रैल 2026 से ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आरबीआई in draft guidelines stated that banks total direct investments in capital market and acquisition finance must not exceed 20% of their tier 1 capital, ठीक है। Additionally क्या बोला है, RBI proposed that the aggregate capital market exposure of banks should not exceed 40% of their tier 1 capital। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो एग्रीगेट कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है आपके बैंक का, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 40% ऑफ देयर टीयर 1 कैपिटल, ओके। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो रिसेंटली आरबीआई की जो ड्राफ्ट सर्कुलर था ऑन एक्विजिशन फाइनेंसिंग proposes to allow banks to finance up to what percentage of acquisition value, तो एक्विजिशन वैल्यू का अप टू 70% यहाँ पे जो है ये फाइनेंस कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी कुछ न्यूज है आरबीआई की। सो हियर इट इज, आरबीआई टू इम्प्लीमेंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क, ठीक है, by the 1st April 2027, from the 1st April 2027 and full Basel III norms from the 1st April 2027। तो आरबीआई ने बोला है ये इंप्लीमेंट करेगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क एंड फुल बेसल थर्ड नॉर्म्स को 1 अप्रैल 2027 से, दोनों को कवर करते हैं। तो जो ईसीएल है ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजनिंग मॉडल है जो रिप्लेस करेगा इनअकर्ड लॉस अप्रोचेस को, एंड इट रिक्वायर्स प्रोविजनिंग बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्रेडिट लॉसेस यूजिंग योर रिस्क असेसमेंट एंड ब्रॉडर डेटा इनपुट्स। कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2027 से। इसमें ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में ये अप्लाई होगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ये अप्लाई होगा, बट इससे दूर रखा गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स एंड आरआरबी से। नाउ नेक्स्ट आता है बेसल थर्ड रिवाइज कैपिटल नॉर्म्स। अब ये 1 अप्रैल से इफेक्ट में आने हैं एंड इसमें भी ये आपके जो है कमर्शियल सारे एप्लीकेबल हो गए कमर्शियल बैंक्स पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स एंड आरआरबीज इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो ग्लोबल बेसल थर्ड रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट 10.5% की है, जिसमें आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% होना चाहिए और कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% होना चाहिए, ठीक है। ये ग्लोबल बेसल थर्ड रिक्वायरमेंट बताई गई है। और अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में CAR 9% मेंटेन करना होता है और आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर 11.5% का यहाँ पे मेंशन किया, मतलब यहाँ पे हम रखते हैं इसे, ये आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, ओके। Now next up question है, which country became the first South Asian country to join UN Water Convention? तो रिसेंटली बांग्लादेश ने UN वाटर कन्वेंशन को साइन किया है और ऐसे करने वाली ये पहली साउथ एशियन कंट्री बन गई है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, ऑफिशियली नोन एज कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स, राइट। अब रिसेंटली बांग्लादेश द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है। बांग्लादेश जो एक डेल्टाइक नेशन है विद 57 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स, इट इंक्लूड्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना सिस्टम, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात करें अगर हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के जो पॉपुलेशन है 60% ऑफ पॉपुलेशन फेस हाई फ्लड रिस्क एंड 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू हाई फ्यूएबल फ्लड रिस्क, जो हाईएस्ट है आपका वर्ल्ड में, ठीक है। इसके अलावा ओवर 65 मिलियन पीपल ऐसे हैं बांग्लादेश के हु हैव अ लैक एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेटली मैनेज सैनिटेशन फैसिलिटीज, जिनके पास जो है सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
नाउ यूएन वाटर कन्वेंशन की बात करते हैं। इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था हेलेंस्की फिनलैंड में 1992 में, बट ऑफिशियली ये इफेक्ट में आया था, आपका फोर्स में आया था 1996 में। ठीक है। दिस वाटर कन्वेंशन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट 6.5 एंड इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जैसे SDG 2 को जीरो हंगर, SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, ऐसे ही SDGs को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा नोट करना है इन मंथ ऑफ सितंबर सेरा लियोन जो है ये आपकी ऑफिशियली मतलब इस कंट्री ने ज्वाइन किया था यूएन वाटर कन्वेंशन को। ठीक है। और इंडिया की बात करें तो अभी तक इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 29th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार। तो यूएसए ने 29th एडिशन होस्ट किया था मालाबार का, और यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेशन है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने पार्टिसिपेशन अपना दिखाया था। अब बात कर रहे हैं मालाबार 2025 की, तो ये आपकी नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में परफॉर्म की गई थी। ठीक है। अब इंडिया की तरफ से यहाँ पे आइनस शायद्री जो है वो यहाँ पे आइनस शायद्री का पार्टिसिपेशन देखा गया था। ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत कब से हुई थी? 1992 में हुई थी, और इनिशियली ये इंडिया और यूएसए के बीच में परफॉर्म की जाती थी। फिर जापान ने इसे 2015 में ज्वाइन किया था, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसको ज्वाइन किया गया था। नाउ अभी यहाँ पे 29th एडिशन की हमने बात की कि ये आपका यूएसए में हुआ था। जो प्रीवियस एडिशन था 28th एडिशन, वो आपका कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ओके। नाउ नेक्स्ट इज which Indian state government launched the inaugural Women's Wellness on Wheels initiative? तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा Women's Wellness on Wheel initiative को लॉन्च किया गया था? सो इट इज लॉन्च बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेगा विमेन्स को, इंश्योर करेगा अर्ली डिटेक्शन एंड एक्सेसिबल ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर टेस्ट को। ठीक है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। अब इस इनिशिएटिव के लिए कितना बजट दिया गया है? 41 करोड़ का दिया गया है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ये 38 मोबाइल यूनिट जो है डिप्लॉय करेंगे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है। अब यहाँ पे गर्ल्स जिनकी एज 14 ईयर्स है या उससे कम है, इनको फ्री ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन दी जाएगी फॉर प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर। एंड इस इनिशिएटिव को ये जो फ्री वैक्सीन देने का जो इनिशिएटिव है, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्कूल्स द्वारा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स द्वारा एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा वाया तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन विद अ बजट ऑफ 36 करोड़। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है ₹50,000 मेच्योरिटी फंड्स जो हैं ये आपके दिए जाएंगे 118 गर्ल्स को फ्रॉम साउथ चेन्नई एंड पुडुचेरी एट एज 18 with an annual income eligibility expanded from ₹72,000 to 1,20,000. Okay. Now next question है which organization partnered with Google India to provide real-time highway information through Google Maps via API Setu application programming interface Setu platform? तो रिसेंटली गूगल इंडिया ने टाई अप किया है या इन्होंने पार्टनरशिप की है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? रियल टाइम प्रोवाइड करने के लिए, रियल टाइम हाईवे इंफॉर्मेशन, जैसे कि फ्यूल स्टेशंस कहाँ पे हैं, रेस्ट एरियाज कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपका एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं। तो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेयर करेगा गूगल इंडिया के साथ। ठीक है, थ्रू, और ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जाएंगी गूगल मैप्स द्वारा। क्लियर है? फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स रिसेंटली sign a agreement with which institution to promote telecom and cyber security innovation? तो C.DOT का recently agreement साइन हुआ है IIT गांधीनगर के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए साइन हुआ है? प्रमोट करने के लिए टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी इनोवेशंस को। अब इस पार्टनरशिप के तहत जो IIT गांधीनगर है, इसके स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड C.DOT के जो रिसर्चर्स हैं, ये जॉइंटली वर्क करेंगे ऑन मोबाइल कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, एडवांस AI सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे एंड साइबर सिक्योर टेलीकॉम एप्लीकेशंस पे। ठीक है। एंड ये बेसिकली सेटअप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सपोर्ट करेगा इंक्यूबेशन, मेंटोरिंग, स्टार्टअप कोलैबोरेशन एंड स्किल
program को which are aligned with the India's telecommunication and semiconductor missions. Okay. Now next आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव आपका हेल्ड हुआ था यशोभूमि न्यू दिल्ली में, एंड यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं इनका पार्टिसिपेशन देखा गया था। ठीक है, अब जो कॉन्क्लेव है इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, और इस इवेंट में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने इनॉग्रेट किए थे बहुत सारे इनिशिएटिव, जिसमें से पहला इनिशिएटिव है डंप साइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम का। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या है कि जो हमारी डंप साइट है जहाँ पे कूड़ा आपका फेंका जाता है, राइट, सो जो ओल्ड वेस्ट डंप्स हैं उनको हम क्लीन करके वो एरिया यूटिलाइज करें हमारे कम्युनिटी स्पेसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा हमें अचीव करने में लक्ष्य जीरो डंप साइट बाय सितंबर 2026। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 5P अप्रोच: पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एडवोकेसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये 5P अप्रोचेस यहाँ पे यूज किए जाएंगे। फाइन। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 550 पर टन का जो फंडिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है फॉर क्लियरिंग दी ओल्ड वेस्ट, एंड एज ऑफ नवंबर 2025 4,181 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पे सैंक्शन किए जा चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नाउ करंट प्रोग्रेस क्या है? 1428 डंप साइट जो हैं वो करंटली अंडर प्रोसेस आपके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनिशिएटिव है ये फोकस करेगा ऑन क्लियरिंग 8.8 मिलियन टन्स ऑफ लेगेसी वेस्ट फ्रॉम हाई इम्पैक्ट लोकेशन, राइट। अब यहाँ पे 2476 डंप साइट में से 1048 साइट्स जो हैं वो ऑलरेडी आपकी यहाँ पे प्रोसेस की जा चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा 25 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट क्लियर हो चुका है एंड 7580 करोड़ का जो लैंड है वो रिक्लेम किया जा चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है इट इज स्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट। अब ये जो है सेटअप की जाएगी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में न्यू दिल्ली में, एंड इट विल सर्व एज नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग नॉलेज, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अ हब फॉर इंस्टीट्यूशनल लर्निंग। ओके, and the second last initiative is your urban investment window। ये आपका एक one stop investment platform है which is created by Housing and Urban Development Corporation Limited under Ministry of Housing and Urban Affairs guidance, and इसका main purpose क्या है? अट्रैक्ट करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडियन सिटीज में एंड मेक इट ईजियर टू फाइनेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ये सपोर्ट करता है PPP प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, वाटर सप्लाई एंड क्लाइमेट रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इट विल ऑल्सो लिवरेज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। एंड यहाँ पे लास्ट इज जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने अटल मिशन फॉर रीजर्मिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अमृत एंथम यहाँ पे जो है लॉन्च किया था जल ही जननी नाम से, एंड ये जो एंथम है इसने ये हाईलाइट करता है हमारी जो डेली लाइफ इंपॉर्टेंस जो है वाटर की डेली लाइफ में, एंड इट अर्जेस सिटीजन टू कंजर्व वाटर कि हमें पानी जो है बचाना चाहिए, राइट। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 जो आपके यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इस कॉन्क्लेव की थीम थी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, विच इज करेक्ट। दूसरा पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग दिस इवेंट डंप साइट remediation accelerator program was launched by Union Minister Manohar Lal Khattar to help India achieve Lakshya Zero Dump Site by September 2026, which is also correct. Then Union Minister ने launch किया था स्वच्छ भारत मिशन Knowledge Management Unit at National Institute of Urban Affairs in New Delhi, correct है. Then इन्होंने launch किया था Urban Investment Window one stop investment platform for which is created by Housing and Urban Development Corporation Limited to attract private investment into Indian cities.
तो ये भी करेक्ट है, तो सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो रिसेंटली आपकी कॉन्फ्रेंस अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हुई थी गुरुग्राम हरियाणा में, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय दी मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। एंड इस कॉन्क्लेव का, इस कॉन्फ्रेंस का एंड एग्जीबिशन का थीम आपका था अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया एंड गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ ही इस इवेंट में हमारे यूनियन मिनिस्टर ने लोगो एंड वेबसाइट लॉन्च की थी प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम की, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। एंड इसका मेन एम क्या था? डिप्लॉय करना 10,000 ई बसेस अक्रॉस इंडियन सिटीज, जिसकी पॉपुलेशन अबव 3 लाख है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इसकी आपकी थी 57,613 करोड़ की, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 20,000 करोड़ का फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। ठीक है, नाउ द सपोर्ट बस ऑपरेशन फॉर 10 ईयर्स और अंटिल मार्च 2037। इसके अलावा एग्जिबिटर्स ऑफ यूएमआई 2025 एग्जीबिशंस वर ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर देयर क्वालिटी ऑफ एग्जीबिशन। तो यहाँ पे पहला अवार्ड दिया गया था नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, फर्स्ट प्राइज दिया गया था। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सेकंड प्राइज, एम्बेसी ऑफ स्पेन को थर्ड प्राइज दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो 2026 की कॉन्फ्रेंस आपकी होगी वो भुवनेश्वर उड़ीसा में होगी, 23 से 25 अक्टूबर 2026 को होगी। ठीक है, नाउ इस इवेंट में यूएमआई अवार्ड 2025 प्रेजेंट किए गए थे 8 कैटेगरीज में टू स्टेट एंड सिटी अथॉरिटीज फॉर देयर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी है सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें विनर आपकी थी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चेन्नई लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट कमेंटेशन इसमें थे आपका हब वाली धारवाड़ बीआरटीएस कंपनी लिमिटेड। देन सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में विनर आपका रहा था उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। स्पेशल मेंशन में स्टेट मिशन मैनेजमेंट रहा था। देन सिटी विद मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, इसमें आपके विनर रहे हैं पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव में विनर रहे हैं तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐसे ही सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव में कमेंडेशन था कोची मेट्रो रेल लिमिटेड का। मेट्रो रेल विद बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन में चेन्नई मेट्रो रेल विनर थी आपकी। एंड मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन विनर रहे थे। ठीक है, कमेंडेशन में चेन्नई मेट्रो रेल था। देन रनिंग ट्रॉफी फॉर द स्टेट और यूटी इंप्लीमेंटिंग बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स प्रीवियस ईयर, ये आपका रहा था कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। एंड स्पेशल मेंशन में कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट रहा था। ठीक है, फ्रॉम दी भुवनेश्वर, राइट। नेक्स्ट है स्पेशल अवार्ड फॉर मिजोरम ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो आपका है मिजोरम का, उसको यहाँ पे ये स्पेशल अवार्ड दिया गया था। Now next आपको क्वेश्चन है नेम द ऑथर हु रिसेंटली वॉन 2025 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर फ्लैश। तो रिसेंटली जो डेविड जायले हैं, इनको इनकी नॉवल फ्लैश के लिए बुकर प्राइज मिला है 2025 का, और इनको ये अवार्ड 2024 के विनर समांता हार्वी जो थे उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, और 2024 में समांता हार्वी को इनकी ऑर्बिटल बुक के लिए बुकर प्राइज मिला था। फाइन, ये जो आपकी अवार्ड सेरेमनी थी ये ओल्ड बिलिंगगेट लंदन में हुई थी। ठीक है, एंड 2025 के बुकर प्राइज के जजिंग पैनल कौन से थे? रॉडी डियोल, आयोबामी, देन सराह जेसिका पार्कर, क्रिस पावर एंड किले रियड। फाइन, अब बात करें डेविड जायले की, तो ये इनकी 6th नॉवल थी जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है। एंड इन्हें 2016 के बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द नॉवल ऑल दैट मैन इज। ठीक है, और इन्हें अदर अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे बैटी ट्रास्क अवार्ड, ग्रॉफी फेबर मेमोरियल प्राइज एंड गॉर्डन बर्न प्राइज भी इन्हें मिला हुआ है। एंड ही वॉज ऑल्सो नेम्ड अमंग द ग्रांथास बेस्ट ऑफ यंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट इन 2030। ठीक है, बुकर प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी एंड इट वॉज प्रेजेंटेड बाय बुकर प्राइज फाउंडेशन। और प्राइज मनी यहाँ पे कितना होता है आपका? 50,000 ब्रिटिश पाउंड स्टेरलिंग का। तो एक बार आपका क्वेश्चन जो है प्राइज मनी पे भी बना था, तो ये चीज से ध्यान में रखिएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज अभी कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो है, अदर न्यूज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनेस्को ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है वर्ल्ड का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूनेस्को ने अडॉप्ट किया है रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क है न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए। एंड इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 43rd जर्नल कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, अब जो फ्रेमवर्क है ये 12 नवंबर से इफेक्ट में आ चुका है। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि न्यूरो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है इट इज प्रोजेक्टेड कि ये $30 बिलियन एक्सीड करेगा बाय द ईयर 2030। ठीक है, इसके साथ ही यूनेस्को का एम है टू एलिमिनेट द वाइल्ड वेस्ट सिनेरियो वेयर मेंटल प्राइवेसी, मैनिपुलेशन एंड इनइक्वालिटी कुड बी आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हनोई, वियतनाम में। एंड इट इज को चेयर्ड बाय राजेश कुमार सिंह, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फ्रॉम इंडिया, एंड सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चीन, जो डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस है वियतनाम के। ठीक है, इन दोनों ने को चेयर किया था इस डायलॉग को। एंड यहाँ पे इंडिया और वियतनाम के बीच में MOA साइन हुआ है फॉर म्यूचुअल सबमरीन सर्च, रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन के लिए। साथ में ही एक लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पे साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में ऑन बॉल्स्टरिंग डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है जो 16th एडिशन होगा इस डायलॉग का वो आपका 2026 में होना है। ठीक है, नाउ इसके अलावा अदर न्यूज क्या है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने बायलैटरल हज अग्रीमेंट फॉर हज 2026 साइन किया है ताफिक बिन फवाजन अल राबिया के साथ, जो मिनिस्टर हैं हज एंड उमराह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर हैं और इनके साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके लिए? हज 2026 के लिए। ठीक है, इसके साथ ही ये अग्रीमेंट जो है इसमें फाइनलाइज किया गया है कि इंडिया की तरफ से प्रीलियम कोटा जो आपका है कितना फाइनल हुआ है 1,75,025। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 व्हिच एशियन सिटी रैंक द हैप्पीएस्ट। सो इनमें से कौन सी आपकी एशियन सिटी है जो हैप्पीएस्ट सिटी है? ठीक है, एज पर द सिटी लाइफ इंडेक्स इट इज मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की सिटी आपकी है और ये टॉप रैंकर रही थी, या आप कह सकते हो एशिया की ये हैप्पीएस्ट सिटी आपकी रही है एज पर सिटी लाइफ इंडेक्स विच इज रिलीज बाय टाइम आउट, जो यूके बेस्ड मीडिया एंड लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चाइना की बीजिंग है, थर्ड पे शंघाई है, फोर्थ पे आती है चियांग में फ्रॉम थाईलैंड एंड फिफ्थ पे आती है हनोई सिटी फ्रॉम वियतनाम। ओके, अब बात करें अगर हम एशिया की ऐसी सिटीज जिनका लो रैंक था, तो ये आती है साउथ कोरिया की सियोल, सिंगापुर एंड टोक्यो। ठीक है, अब ग्लोबली अगर बात करें तो सबसे हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है? इट इज आबू धाबी, फॉलोड बाय कोलंबियाज मेडेलिन, केप टाउन फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको सिटी फोर्थ नंबर पे है, एंड फिफ्थ पे आती है आपकी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, सो ये आपकी टॉप 5 सिटीज हैं वर्ल्ड की जो हैप्पीएस्ट हैं एज पर दिस इंडेक्स। फाइन, अब बात करें टाइम आउट ग्रुप की, तो इसके करंट CEO है क्रिस ओलेंड, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1968 में। Now next आपका क्वेश्चन है, CSC E-Governance Services Limited, India Limited sign an MOU with which organization to merge drone technology into rural enterprises and empower rural entrepreneurs across India. So recently India की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने MOU साइन किया है AVPL इंटरनेशनल के साथ, ताकि ये मर्ज कर सके ड्रोन टेक्नोलॉजी को into a rural enterprises and empower करे rural entrepreneurs को across India। ठीक है, सो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपका है AVPL इंटरनेशनल, जो एक ग्लोबल लीडर है इन स्किल डेवलपमेंट एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। राइट, अब ये जो MOU है इसका मेन एम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें एंड न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रोन एज अ सर्विस एंड प्रिसिशन एग्रीकल्चर टेक्निक्स लाइक स्प्रेइंग, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड यील्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा जो ये MOU है इसके तहत AVPL इंटरनेशनल जो है ये ऑफर करेंगे
इनका विराज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एग्रीड ऑन स्पेयर पार्ट्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू CSC's नेटवर्क which connects more than 5 lakh village level entrepreneurs. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड exercise Brahmashira as part of a tri-services exercise Trishul to validate integrated operational capabilities across land, sea and air. Where was this exercise held? So recently Indian Army ने conduct की थी एक exercise जिसका नाम क्या है? It is Brahmashira as a part of a tri-services exercise जिसका नाम है त्रिशूल to validate integrate operational capabilities लैंड, सी एंड एयर में. ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये गुजरात के रन एंड क्रीक सेक्टर में हुई थी. क्रीक सेक्टर ऑफ कच्छ में ये आपकी हुई थी. ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे आपके पार्टिसिपेंट्स यहाँ हमें देखने को मिले थे इस एक्सरसाइज में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेयर द इनॉग्रल बिम्स्टैक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड. सो इनॉग्रल सेशन था आपका बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क का और ये कॉन्फ्रेंस आपकी कोची केरला में हुई थी. ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कोची केरला में हुई थी. फाइन. अब जो आपका ये कॉन्फ्रेंस थी 4 से 6 नवंबर तक ये चली थी. एंड इस इनिशिएटिव की बात करें, इस अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसको पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था कोलंबो बिम्स्टेक समिट में जो 2022 में हुई थी और इसे 2024 में ऑफिशियल लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा. ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है? हमें प्रमोट करना है डेटा शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मैरीटाइम गवर्नेंस, रीइंफोर्स करना है इंडिया का रीजनल मरीन डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथन करना है बे ऑफ बंगाल ब्लू इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को. ठीक है, now next is the 11th edition of which India Sri Lanka joint military exercise commenced at the foreign training node Belagavi in Karnataka. तो अभी 11वां एडिशन आपका जो है परफॉर्म किया गया था एक्सरसाइज मित्र शक्ति का जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई थी. ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो 10 से 23 नवंबर को ये चली थी. एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से 170 पर्सनल जो हैं वो शामिल हुए थे राजपूत रेजिमेंट से. श्रीलंकन कंटिजेंट यहाँ पे 135 थे फ्रॉम गजाबा रेजिमेंट और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एंड श्रीलंकन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में. ओके, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी एंड जो प्रीवियस एडिशन था वो 2024 में आपका हुआ था श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन नवंबर 2025 द इन स्पेस साइन अ कंट्रीब्यूशन अग्रीमेंट विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट इंडिया स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो इन स्पेस जो है इसने रिसेंटली कंट्रीब्यूशन अग्रीमेंट साइन किया है सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के साथ जो आपकी सब्सिडरी है सिडबी की. राइट. अब यहाँ पे SVCL जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड. तो इनके साथ SVCL के साथ इन स्पेस का कंट्रीब्यूशन अग्रीमेंट साइन हुआ है. ये बेसिकली जो अग्रीमेंट है, ठीक है, इसका मेन एम क्या है? लॉन्च करना इन स्पेस सिडबी स्पेस वेंचर फंड को ऑफ ₹1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड ये आपका रहेगा फॉर इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेस. राइट. अब सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया है लोचन शेरा जो जॉइंट सेक्रेटरी है इन स्पेस के एंड आरूप कुमार जो MD एंड CEO है SVCL के. ओके, अब बात करें इन स्पेस सिडबी स्पेस वेंचर फंड की तो इसे PM मोदी द्वारा अक्टूबर 2024 में अप्रूव किया गया था एंड SVCL को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज अ फंड मैनेजर. राइट. डिप्लॉयमेंट क्या है इसका? डिप्लॉयमेंट पीरियड 5 साल का है 2025 से 2030 तक का और इसके अकॉर्डिंग इस वेंचर फंड के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप है वो आपकी 10 से 60 करोड़ तक की यहाँ पे हो सकती है, डिपेंड करेगा ये. ठीक है, इसके अलावा इसका टारगेट है सपोर्ट करना अप्रोक्सीमेटली 40 स्टार्टअप्स को. अब बात करें इन स्पेस की तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर पवन कुमार गोयनका. हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2020 में. नाउ नेक्स्ट इज को-ऑप कुंभ 2025 अभी रिसेंटली अमित शाह जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था. ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द अर्बन कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सेक्टर. राइट. इसके ऑर्गेनाइजर थे नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज. ओके, थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? डिजिटलाइजिंग
ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। ओके, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 को अडॉप्ट किया गया है, जो एक रोड मैप है टू दी 2030 आउटलाइनिंग अ 5-year प्लान टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटलाइज अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये एक रोड मैप है मॉडर्नाइज करने के लिए और डिजिटाइज करने के लिए अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स को और क्रेडिट सोसाइटीज को। ठीक है, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 का नाम दिया गया है, जिसको अडॉप्ट किया गया था। अब इस इवेंट के दौरान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है टारगेट टू स्टैब्लिश एटलीस्ट 1 यूसीबी 1 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक इन एवरी इंडियन सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 2 lakhs विद इन 2030। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे 2 डिजिटल एप्लीकेशंस भी लॉन्च की गई हैं, सहकार डिजी पे एंड सहकार डिजी लोन। ठीक है, दोनों को डिजाइन किया गया है मॉडर्नाइज करने के लिए अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंकिंग को इंडिया में। राइट, अब इसे डेवलप किसने किया है? नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। राइट, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं इन एप्स की। तो पहला आपका है सहकार डिजी पे। ठीक है, ये जो ऐप है ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ऐप है फॉर कॉर्पोरेटिव बैंक्स। ये सपोर्ट करेगी रियल टाइम ट्रांजैक्शन वाया यूपीआई एंड कार्ड बेस्ड पेमेंट। ठीक है, एंड इट विल आल्सो हेल्प स्मॉल कॉर्पोरेटिव बैंक फॉर इंटीग्रेटिंग इनटू इंडियाज मेन स्ट्रीम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। राइट, नेक्स्ट आपका है सहकार डिजी लोन। नाम से पता चल रहा है ये किस चीज के लिए रहेगा? आपका ऑनलाइन डिजिटल लेंडिंग सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, for the urban cooperative banks, and it will enable digital processing, sanctioning and monitoring of a loan. Fine, ये इंश्योर करेगा कि जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिले लोन्स का, एफिशिएंट क्रेडिट एनालिसिस हो एंड स्मूथ डॉक्यूमेंटेशन हो, और हेल्प करेगा यूसीबीज की टू कम्पीट विद द कॉमर्शियल बैंक्स एंड फिनटेक। ठीक है, अब बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसके कवर करते हैं। इसके प्रेसिडेंट है लक्ष्मी दास, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1977 में। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ को-ऑप कुंभ 2025? थीम क्या थी? डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। ठीक है, डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज इज द थीम ऑफ को-ऑप कुंभ। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था, पैराशूट टेस्ट गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन दी बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, जो झांसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। फाइन, इसरो ने ड्रॉप किया था सिमुलेटेड मास इक्विवेलेंट टू क्रू मॉड्यूल फ्रॉम 2.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड यूजिंग इंडियन एयरफोर्स IL-76 एयरक्राफ्ट। तो इस एयरक्राफ्ट की मदद से ये सिमुलेटेड मास इक्विवेलेंट जो है वो ड्रॉप किया गया था। फाइन, अब बात करें पैराशूट सिस्टम की, तो इसमें 10 पैराशूट हैं 4 टाइप के। 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स हैं, 2 ड्रॉग पैराशूट्स आपके हैं, 3 पायलट पैराशूट्स हैं और 3 मेन पैराशूट्स हैं। ठीक है, सिमुलेटेड एसिमेट्रिक डिस्क रीफिंग यहाँ पे है। बेसिकली एक जो आपका पैराशूट है, मतलब जो मेन पैराशूट है, ये ओपन होगा लेट टू टेस्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी अंडर इवन लोड। ठीक है, तो एक मेन पैराशूट जो है वो आपका लेट ओपन होएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थी? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट DRDO, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। राइट, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड? पिक्सेल के नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं और इनका नाम है विवेक सिंघला। ठीक है, क्या नाम है? विवेक सिंघला, और इन्होंने सक्सीड किया है सत्यजीत गांगुली को। अब विवेक सिंघला जी की बात करें तो इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट एंड हेड सर्व किया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ट्रांसमिशन बिजनेसेस का एट दी रिन्यू पावर। एंड इसके अलावा हम बात करें अगर पिक्सल की, तो पिक्सल जो है इसको प्रमोट कौन करता है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसे प्रमोट करता है, एंड नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रमोट करती हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, और ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 नवंबर को। ठीक है, अब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है इसको स्टैब्लिश किसने किया था? WHO ने इसे स्टैब्लिश किया गया था, स्टैब्लिश किया था 2012 में, एंड इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो भी 2012 में आपका जो है
ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, राइट। इसके साथ ही नोट करना है WHO ने लॉन्च किया था ग्लोबल स्ट्रैटेजी इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 का फॉर द डीकेड 2021-2030 और इसका विजन क्या था, टू लीव नो वन बिहाइंड एंड रियलाइज द फुल बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये भी 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 24th एडिशन हमने इसको ऑब्जर्व किया था, पहला एडिशन 2002 में हुआ था, राइट। अब यहाँ पे नोट करना है कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 10th नवंबर एज अ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट और 2025 की हम बात करें तो इसका थीम क्या था, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। ओके, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है इन अगस्त 2023 यूएनजीए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था पीरियड 2024 to 2033 एज अ इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। ये आपका 9 से 15 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया था और 2025 का जो इवेंट था इसमें यूनेस्को ने रिलीज किया था वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट पोस्टर, ठीक है, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050 ये जो थीम थी वो फीचर की गई थी और ये पोस्टर इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज एंड रशियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन डे, 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और 2025 में 137th बर्थ एनिवर्सरी इनकी हमने ऑब्जर्व की थी। ठीक है, पहला एडिशन 2008 में ऑब्जर्व किया गया था एंड अगर बात करें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की तो इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 बार, 1923 में और उसके बाद 1940 में। इसके अलावा 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्वालिटी वीक। तो सेकेंड वीक जो है नवंबर का, इसको हम वर्ल्ड क्वालिटी वीक ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड वीक में ऑब्जर्व करते हैं और 10 से 14 नवंबर को ये ऑब्जर्व किया गया था। इसका थीम था क्वालिटी, थिंक डिफरेंटली। ठीक है, नाउ बात करते हैं ओबिचुरी की। तो रिसेंटली तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट थे आपके एंडी श्री लक्ष्मी नारायणा, जो जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था और इनका फेमस वर्क है जया जहाए तेलंगाना, जो आपका 1997 में, ठीक है, ये आपका फेमस वर्क किसका था, तेलुगु पोएट का, एंड इसको MM कीरावनी जो है इन्होंने अडॉप्ट किया था एज अ तेलंगानाज स्टेट एंथम। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।